अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाता हूँ, तो सिंपली आप मुझे अनअकैडमी पे मेरे फ्री लेसन्स के लिए, यानी वहाँ पे भी मैं फ्री लेसन्स पढ़ाता हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम्स को फोकस करके हम वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो सिंपली आप मुझे फॉलो करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है और आप अनअकैडमी पे जाके विमलेश यादव टाइप करके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे बहुत सारे जो अच्छे कोर्सेज़ हैं, इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल शिक्षा सिटी पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों, मैंने आपको आनुवंशिकता का पहला भाग पढ़ा दिया है। अब दूसरा भाग में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें और हैं। दोस्तों देखिए, आनुवंशिकता से काफ़ी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रेलवे में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई हम लोग किसको कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए दोस्तों, आपको मैंने पिछले लेसन में, पूरे वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि आनुवंशिकता की इकाई आप किसको बोलेंगे। ठीक है, तो गुणसूत्र दिया है, डीएनए दिया है, जीन दिया है और केंद्रक दिया है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जीन, डीएनए और गुणसूत्र ये सब किस में पाया जाएगा? केंद्रक में पाया जाएगा। ठीक है, और जो एक क्रियात्मक जो इकाई होती है वो जीन होती है। ठीक है, तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीन। ठीक है, तो जीन जो है दोस्तों ये आपकी क्रियात्मक इकाई है और सबसे बेसिक यूनिट हम लोग आनुवंशिकता की जीन को मानते हैं, जीन को कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए का एक जो क्रियात्मक जो सेगमेंट होता है वो भी जीन ही होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, मैं आपको इसके पीछे का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी। बताने से पहले दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, किसने सबसे पहले डीएनए को देखा? ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा। ऑर्थन कोरनबर्ग बोला है, हरगोविंद खुराना पूछ रहा है, एमडब्ल्यू नीडनबर्ग पूछ रहा है, वॉटसन और क्रिक पूछ रहा है। अब बताइए क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? आपको पता होगा सबसे पहले भैया वॉटसन और क्रिक ही इन्होंने ही अपना डीएनए को देखा था और सबसे पहले इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल भी दिया था। ठीक है, तो वॉटसन और क्रिक इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले डीएनए को देखा था। ऑर्थन कोरनबर्ग क्या किए थे? देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑर्थन कोरनबर्ग वाला है। तो इन्होंने ये बताया था कि कैसे डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए कैसे बनता है, पूरे शरीर में कैसे उसका संश्लेषण होता है, ये बताए थे ऑर्थर कोरनबर्ग। और इन्होंने ये जो काम किया था इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1959 में। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों हरगोविंद खुराना की, तो इन्होंने क्या किया था? तो ये और मार्शल नीरनबर्ग दोनों लोगों ने मिलकर जेनेटिक कोड की खोज की थी। ठीक है, किसकी की थी? जेनेटिक कोड की खोज की थी। इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब देखिए दोस्तों, बहुत डीएनए डीएनए बातें होती हैं, तो डीएनए एक्चुअली क्या है, कैसे क्या फंक्शन करता है, ये सब पता होना ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया था कि आपका क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, गुणसूत्र के अंदर जो है आपका डीएनए पाया जाता है। अब डीएनए दिखता कैसा है? सबसे बड़ी बात देखिए, ये डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपका द्विगुणित संरचना होती है। क्या होती है? द्विगुणित संरचना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि ये जो है इसका जो पूरा बैकबोन होता है वो शुगर फॉस्फेट का बना होता है। इसके अलावा इसमें देखिए नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजनस क्षार होते हैं या नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। यहाँ देख सकते हैं आप, फिगर में देख रहे हैं, जो हरा वाला है ये एडेनिन है, जो लाल वाला है वो थाइमीन है। इसके बाद इधर नीचे आ जाए तो जो ब्लू है वो साइटोसिन है और जो ब्लैक है वो ग्वानिन है। तो अब डबल हेलिक्स यानी कि दो हेलिकल बन कैसे रहा है? दो हेलिकल आपस में जुड़ा कैसे है भाई? वो ऐसे ही जुड़ा है, एडेनिन और थाइमिन आपस में जुड़े हैं तब जा करके वो पूरा दो दो हेलिकल बन रहा है। साइटोसिन और ग्वानिन आपस में जुड़े हैं तब जाके दो हेलिकल बन रहा है। तो टोटल 4 नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं डीएनए में। कितने? 4। क्या क्या नाम याद रखिएगा? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों आरएनए की, ये थी तो बात डीएनए की। ठीक है, तो डीएनए में बस एक चीज़ याद रखिएगा कि इसका जो बैकबोन होता है वो शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। इसके बाद इसमें दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि जो उसमें नाइट्रोजनस क्षार होते हैं वो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन होता है। और डीएनए हमेशा आपका दो हेलिक्स यानी कि दो, आपका ये देख रहे हैं ना ऐठा हुआ है दो अलग अलग, तो डबल हेलिकल होता है। और आरएनए पूछ दिया तो वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, उसमें एक ही हेलिकल पाया जाएगा। जैसे कि ये वाला फिगर देख रहे हैं ना, ये आपका आरएनए का है जो एक है, और ये दो आपस में ऐठे हुए हैं, ये डीएनए की फोटो है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात, आरएनए और डीएनए में अंतर क्या है? पहली बात तो आपको यही पता होगा कि फुल फॉर्म में ही सबसे मेन अंतर आ गया।
डीएनए का फुल फॉर्म हो गया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का हो गया राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब इसमें जो बेसिक फ़र्क है दोस्तों वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। आरएनए में क्या होता है, जहाँ पे आप जैसे कि अब हम मैंने अभी आपको बताया कि डीएनए में क्या है, एडेनिन हमेशा हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा और साइटोसिन हमेशा गुआनिन से जुड़ेगा। लेकिन अगर आरएनए की बात करेंगे तो जहाँ पे आपका थाइमिन रहेगा उसकी जगह पे यूरिसिल आ जाता है, बस यही अंतर होता है। ठीक है, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इस अंतर समझने में आसानी होगी। आरएनए जो है उसमें थाइमिन की जगह पे यूरिसिल आ जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट था। अब देखिए आगे आपका क्या है, डीएनए में। अब चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी समझ में हम मुझे आ जाएगा कि आपको जो मैंने बताया समझ में आया कि नहीं आया। डीएनए में कौन सा इसमें से अमीनो अम्ल नहीं बनता है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन और साइटोसिन। अब बताइए, अब तो आप सही आंसर बता ही देंगे, मेरे ख्याल से बता देंगे ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? देखिए ये क्वेश्चन आप खाली डीएनए का फुल फॉर्म भी सोच लेंगे ना तब भी बता देंगे। ठीक है, अब तो आप बता ही सकते हैं, बताइए कमेंट में जल्दी बताइए कि क्या जो है डीएनए में कौन सा शुगर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं ना, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोल रहा है तो कौन सा शुगर हुआ, अब तो समझ ही गए होंगे। अगर आरएनए का पूछता है तो कौन सा शुगर होता होगा इसमें, आप भी इसका भी आंसर समझ गए होंगे। दोनों का आंसर मुझे बताइए, डीएनए में कौन सा शुगर होगा और आरएनए में कौन सा शुगर होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो आपका रेलवे में पूछा भी गया था, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बहुत आता है, अनुलिपिकरण और अनुवादन। ठीक है, तो देखिए अनुलिपिकरण क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन या जो आपका अनुलिपिकरण होता है, ये डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, यानी कि जो डबल स्टैंडर्ड है वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो है एक हेलिक्स होता है वो इसमें हट जाता है। ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग अनुवादन बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आई ना। अगर कभी भी पूछे ट्रांसक्रिप्शन क्या है तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, और आरएनए से प्रोटीन बनने को। अब ये बन कहाँ रहा है, अब आप सोच रहे हो कि ये सब बन कहाँ रहा है, प्रोटीन कहाँ बनता है हमारे शरीर में। आप ये तो पढ़े हैं ना कि राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो ये वहीं पे होता है, राइबोसोम के पास ही ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो राइबोसोम में ही आपका आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है। जितना भी प्रोटीन होता है वो कहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, आपका राइबोसोम में। ठीक है, अब अंतर समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन है आपका, ये जो मैंने पहले पढ़ाया था उस बेसिस पे है, कौन सा गुणसूत्र जोड़ा पुरुषों में पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बताइए कौन सा ऐसा गुणसूत्र जोड़ा है जो पुरुषों में पाया जा रहा है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब अपना आंसर तो आप जान गए होंगे। अब देखिए इसमें बात है बाकी के ऑप्शंस की, एक्स एक्स समझ गए, एक्स वाई समझ गए, आप समझ गए कि एक्स एक्स फीमेल है और एक्स वाई मेल है। एक्स ओ और ट्रिपल एक्स कंडीशन क्या हो गई भैया, ये क्या है? चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए एक्स ओ वाली कंडीशन जब आएगी तो वो पर्सन जिसके में भी एक्स और ओ क्रोमोसोम पाया जाएगा, यानी कि एक्स और ओ गुणसूत्र पाया जाएगा, तो यानी कि उसको टर्नर सिंड्रोम हुआ है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम एक तरीके की आनुवंशिक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है आपका, जहाँ पे एक एक्स और एक एक्स होना चाहिए उसकी जगह पे एक एक्स और एक ओ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम में ऐसे जिसको भी टर्नर सिंड्रोम हुआ होता है उसका शरीर बहुत अच्छे से विकास नहीं कर पाता है, मुंह खुला रहेगा और गला आप देखेंगे उसका धड़ से जुड़ा रहता है, इस तरीके की दिक्कत आती है। और अगर बात करेंगे हम लोग ट्रिपल एक्स की, तो देखिए आपने जनरली सुना होगा कि फीमेल जो होती है उस पर दो एक्स हो जाता है, लेकिन भैया अगर एक ठो और एक्स आ गया तो क्या हो जाएगा, एक और एक्स आ जाएगा, तो ऐसे लोगों में सुपर फीमेल वाला एक कैरेक्टर आ जाएगा, समझ रहे हैं? यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी लड़कियां ज़रूरत से ज़्यादा लंबी होती हैं। ठीक है, तो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी का मतलब समझ रहे हैं, एक्स्ट्रा लंबे, ऐसा नहीं है कि 5-6 फीट तो नॉर्मल होता है। अब जैसे अगर हम बात करें हम कि 7 फीट या उससे लंबी ऐसी लड़कियां हो गई तो वो आपका ट्राइसोमी कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, उसी बेसिस पे मैंने आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये आपको यहाँ पे आपने ये देख लिया कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके
इस पे बन रहा है, क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन पे बन रहा है, क्या जीन होता है, क्या क्रोमोसोम होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या क्या देखा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो है वो उसमें क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे होता है, और आरएनए और डीएनए का बेसिक फ़र्क क्या है। आगे की चीज़ें दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग अभी बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और सभी आपके ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हम लोग उस पर देखेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि आनुवंशिकता जो है उसमें कौन कौन से ऐसे रोग होते, ऐसे जो आपके गुण होते हैं जो दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जैसे आपके बाल हो गए, आपकी आंखें हो गई, आपकी लंबाई हो गई, ये सब आपके बच्चे में जाएगा। ठीक है, ये सारे ऐसे कुछ गुण होते हैं जो बच्चे में ज़रूर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे ये बाप है, ये इनकी माँ है। अब इनके जो बाप है ये टकले हैं और थोड़े थोड़े से ग्रीन ग्रीन से दिख रहे हैं, तो बच्ची जो है वो भी ग्रीन पैदा हुई है, बाल इसको उसकी थोड़ी थोड़ी मम्मी का मिल गया, कान वगैरह वैसा ही है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब कैरेक्टर जो है वो दूसरे पीढ़ी में ज़रूर जाते हैं। ठीक है, अब बात समझ में आई। तो ये आपका जो है एक ऐसे कुछ गुण होते हैं जो दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे आनुवांशिक जन्मजात रोग भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आनुवांशिक जन्मजात रोग होते हैं जो कि माता या पिता के किसी एक के जीन में अगर डिफेक्ट हुआ तो वो बच्चे में जाता है। ठीक है, अब देखिए, एक रोग होता है आपका डाउन सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि 23 क्रोमोसोम 23 गुणसूत्र का जोड़ा पाया जाता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब अगर 23 में जो 21वां क्रोमोसोम है, 21वें क्रोमोसोम में गड़बड़ी आ जाती है, तब क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। याद रखेंगे हमेशा, 21वें क्रोमोसोम में अगर गड़बड़ी आएगी, 21वें क्रोमोसोम में क्या गड़बड़ी आएगी, सोचने वाली बात है। आप देखिए, जैसे आप देखे होंगे ना, क्रोमोसोम का कभी भी फिगर देखेंगे ऐसे ही दिखेगा, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। लेकिन अगर इसी के बीच में एक और आके जुड़ जाए तो क्या होगा, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। जैसे ये जो बच्ची है इसको डाउन सिंड्रोम वाला प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं आप इसको, ये डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। ठीक है, ऐसे बच्चों बच्चों का जो है विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। हीमोफीलिया जो बीमारी है ये भी उसी आनुवांशिक बीमारी ही है। इसमें क्या होता है, एक्स एक्स जो आपका एक्स जो क्रोमोसोम होता है, इसमें हीमोफीलिया का जो मतलब जो रोग होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है। हीमोफीलिया महारानी विक्टोरिया के टाइम से ही आ रहा है। ठीक है, इसमें अगर एक बार चोट लग गई, खून बह रहा है तो बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा। समझ रहे हैं, ये चीज़ होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दोस्तों ये आपका ऐसा रोग होता है जिसमें मांसपेशियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। ये भी माँ बाप से आता है, माँ बाप में से किसी को अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो बच्चे को भी होगा। ठीक है, हीमोफीलिया वाले में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हीमोफीलिया में देखिए क्या होता है, रक्त का थक्का कैसे जमता है, विटामिन के जो है वो हमारा लिवर बनाता है। हमारा लिवर जो है उसमें से विटामिन के निकलता है जो कि रक्त के थक्के को जमने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन जब आपको हीमोफीलिया हो जाएगा तो विटामिन के बनना बंद हो जाएगा, विटामिन के, ठीक है, लिवर में बनता है, वो बनना बंद हो जाएगा तो रक्त का थक्का ऐसे ही नहीं जमेगा। सिक्कल सेल एनीमिया की अगर बात करेंगे तो दोस्तों इसमें क्या होता है आपका, जैसे अगर आप देखेंगे लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, जो आरबीसी होता है, उसका शेप गोल होता है। लेकिन अगर किसी को सिक्कल सेल एनीमिया हो जाएगा तो उसका शेप ऐसे हो जाता है, हंसियाकार। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है लाल रक्त कणिकाओं को, तब सिक्कल सेल एनीमिया होता है। तो ये सारे कुछ ऐसे रोग हैं जो आपको आनुवांशिक होते हैं, जो पैदाइशी रोग होते हैं, मतलब जब से बच्चे पैदा हुए होंगे तब से ये सारे रोग हो जाते हैं। और इसका इसका जो मेन रीज़न है वो एक पहली जनरेशन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में आगे की कुछ और चीज़ें देखेंगे। जुड़वा बच्चे जो है वो किस प्रकार से पैदा होते हैं, क्या क्या उनमें जो है कुछ आपका डिफेक्ट होता है, ठीक है, कैसे क्यों वो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, क्या रीज़न होता है, वो सब चीज़ें देखेंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। और अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि मैं आपको डेली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पूरे नए लेसन में। तब तक कि आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।